हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है कि आप लोग अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में पूरे जोर शोर के साथ लगे होंगे। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टारगेट पर, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी ग्रामर। जो भी आपके एग्जाम है सभी में आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। और बस आपसे मुझे एक सपोर्ट ये चाहिए कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और आपको वीडियो अगर पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए मैं किसी देरी के बिना शुरू करता हूँ आज का सेशन। और आज मैं आपको डिस्कस करूँगा नाउन। कल की वीडियो में मैंने आपको ग्रामर का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या आपके एग्जाम में आता है, मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहाँ से आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये नाउन में मैं आपसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन स्टार्ट करने वाला हूँ। और इससे भी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, बिल्कुल कंपटीशन लेवल का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउन के बारे में जानते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली मेरा एक एक वीडियो जो कि बहुत लेंदी नहीं होगा लेकिन आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप जानते भी होंगे, जो आप नहीं भी जानते होंगे। जैसे कि ये आप जानते कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी संसार में दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई एक नाम है, वो क्या है, वो नाउन है। चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे वो किसी किताब का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी गाड़ी का नाम हो, कोई भी नाम इस दुनिया में जो मौजूद है वो क्या है, वो नाउन है। ये आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से ज़रूरी है, वो है कि यदि किसी शब्द के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है तो वो शब्द डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। क्योंकि नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो ये बात पहचानने के लिए आप याद रखिएगा, यदि किसी शब्द के पहले, किसी वर्ड के पहले, मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया बुक लिखा हुआ है और इसके पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज़ कर दिया या दा का यूज़ कर दिया, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये नाउन है। क्योंकि नाउन ही अपने साथ में आर्टिकल लेकर के आता है। मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे, क्योंकि जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल कितना ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि नाउन में यदि हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये बहुत छोटी सी जानकारी थी जिसे आप बहुत ही बखूबी जानते होंगे, जानते हैं ना। तो चलिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और याद रखेंगे दूसरे वाले पॉइंट को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाउन के कुछ टाइप जान लेंगे, और ये इन टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ये मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ की इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉपर नाउन होते हैं। नाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा मैटेरियल नाउन, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, यानी जो व्यक्तियों की बात करता है। कॉमन नाउन मतलब जो जाति समूह की, जाति की बात करता है, मतलब कि कलेक्ट जाति की बात करता है। और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो समूह की बात करता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, कॉमन जाति की बात करता है, प्रॉपर व्यक्ति विशेष की बात करता है। वो किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, यानी उसका एक पर्टिकुलर जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है वो सारे के सारे मटेरियल कहलाते हैं, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कि भाववाचक होते हैं, जो फीलिंग होती हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये पुरानी जो हमारी मतलब जो पुरानी ग्रामर होती थी उसमें नाउन को इस तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। बट मॉडर्न इंग्लिश में इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसके ये 3 हिस्से जो हैं ऊपर के, ये आ जाते हैं काउंटेबल नाउन में। किस में आ जाते हैं, काउंटेबल नाउन में ये आ जाते हैं। यानी आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, क्योंकि आप इन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, और जितने भी ये बचे हुए 2 नाउन हैं, चाहे वो मटेरियल नाउन हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। यानी आप इन्हें गिन नहीं सकते हैं, इन्हें आप माप सकते हैं, इन्हें आप फील कर सकते हैं। जैसे मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन फील कर मेज़र कर सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि आप इसे माप नहीं सकते, इसे खाली फील कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने इन ऊपर के 3 को काउंटेबल में और नीचे की ये 2 को मैंने अनकाउंटेबल में डिवाइड किया है। और काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के हिसाब से, क्योंकि इसी से आपको मालूम चलता है कि किसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है, किसके पहले नहीं लगाना है, और आगे सारी चीज़ें क्या है, किसका प्लूरल बनेगा, किसका नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ही डिसाइड होती हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन में से काउंटेबल में अब मैं एक एक चीज़ को बहुत ही एग्जाम पर्पस से यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो बहुत ही केयरफुली क्लास को अटेंड कीजिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा प्रॉपर नाउन, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, देखिए ये व्यक्ति का नाम है, किसी एनिमल का नाम, मान लिया डॉगी का नाम मैंने टॉमी रख दिया, किसी जगह का नाम मैंने गोवा लिख दिया, किसी पुस्तक का नाम मैंने गीता यहाँ पर रख दिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इनकी ख़ास बात होती है वो क्या होती है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये इनकी पहचान है। आप कभी भी ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पंक्चुएशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें फिर से दोहराई जाती है, रिपीट की जाती हैं। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी जगह पर दिए गए हों, किसी भी पोजीशन में दिए गए हों, उनका पहला लेटर कैपिटल ही होगा, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जनरली वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, और ये बिल्कुल सही बात है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यानी सामान्यतः हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ग्रामर में जहाँ रूल्स होते हैं वहाँ पर एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, और उन एक्सेप्शन से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती जहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना होता है। जैसे कि आप देखेंगे इफ़ अ प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यानी जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। वो भी किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए एन का। आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द, लेकिन हम किसकी क्या यूज़ करते हैं, हम ए और एन का यूज़ करते हैं और किसी का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि ही इज़ अ सलमान खान ऑफ हिज कॉलोनी, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि दोस्तों सलमान खान क्या है, सलमान खान एक प्रॉपर नाउन है, यानी एक प्रॉपर नाम है, और फिर भी इसके पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, जबकि मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं वो आपको समझना है। अब देखिए सलमान खान को एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई एक लड़का है जो 20 से मांग खींचता है, अपनी बॉडी वॉडी बना करके थोड़ा सलमान भाई की स्टाइल में ऐसे ऐसे कर करके घूमता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, अरे ये तो बड़ा सलमान खान है। यानी आपने उस एक व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एक कॉमन नाम दे दिया कि वो सलमान खान है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, उसका बिहेवियर जो है उसकी वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर आप आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं, एन का यूज़ कर सकते हैं यदि आप वॉवेल वाला सिस्टम आ रहा है तो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी इसमें आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ पर किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ ये होती है कि दा का यूज़ भी हम करते हैं आर्टिकल का, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जब कॉमनली यूज़ हो रहा होता है तब आप ए एन का यूज़ करते हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा सर दा का यूज़ कब करते हैं, तो दा का यूज़ तब करते हैं जब प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जाता है, जब उसकी तुलना की जाती है किसी और से। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन को किसी और से तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, तो हम फिर दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, तो देखिए सूरदास भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंपैरिजन इसका नहीं हो रहा है, मतलब इसका कंपैरिजन, जो इनका कंपैरिजन है वो किन से हो रहा है, वो मिल्टन से हो रहा है। और मिल्टन क्या है, मिल्टन भी एक प्रॉपर नाउन है, और इस वजह से देखिए मिल्टन के पहले हमने दा का यूज़ किया हुआ है, और जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपैरिजन हो रहा है। तो 2 पॉइंट आपने सीखा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब किसी प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं, और जब आप प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन के तौर पर यूज़ करते हैं, किसी और से तुलना करते हैं,
तो आप वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ही की तुलना सलमान खान से नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर ही को ही सलमान खान कह दिया गया, उसे एक कॉमन नाम दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो सूरदास जी हैं उनकी तुलना मिल्टन से हो रही है। उनकी आपको पता है कि सूरदास भी ब्लाइंड थे और मिल्टन भी ब्लाइंड थे, तो ये यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, सो हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। अगर आप लिख देंगे सूरदास इज आ मिल्टन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन के बारे में आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को कॉमनली कह देते हैं, जैसे मैंने कहा मैन, और मैन में तो कोई भी हो सकता है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। मैंने कहा वोमेन, कोई भी महिला हो सकती है। सिटी, कोई भी शहर हो सकता है। बुक, कोई भी किताब हो सकती है। टेबल, कोई भी मेज हो सकती है। तो कॉमन नाम जब हम दे देते हैं तो वो कॉमन क्या कहलाता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये कहीं पर भी सेंटेंस में दिया होता है, यदि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आया है तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल बनेगा। क्या बनेगा? स्मॉल लेटर बनता है, यदि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया गया पहला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर इसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन की मैं बात करता हूँ। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि समूहवाचक, यानी जो समूह में हमेशा गिने जाते हैं, जो समूह में होते हैं, उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप क्लास देखिए, क्लास में एक बच्चे के बैठने से क्लास नहीं बनती, क्लास में कई बच्चे होते हैं तब क्लास कहलाती है। वो एक अलग चीज़ है कि कोई स्कूल नया नया खुला, वहाँ पे एक ही बच्चा आया हुआ है। लेकिन एक जनरली हम क्लास को कब बोलते हैं? जब वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो उसे हम क्लास बोलते हैं। आर्मी किसी एक व्यक्ति से आर्मी नहीं बनती, जब कई सारे सोल्जर्स होते तब वो आर्मी बनती है। फैमिली एक व्यक्ति से, मेरे आपके अकेले से फैमिली नहीं बनेगी। फैमिली बनती जब माँ हो, पापा जी हो, है ना, सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह हो, तब वो फैमिली कहलाती है ना। 2-4 लोग होने चाहिए। ऑडियंस, ऑडियंस में क्या होता है? अब पूरे थिएटर में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हो तो वो ऑडियंस थोड़ी होगा, है ना, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। तो ऑडियंस का मतलब है कि बहुत सारे लोग जब सुनने वाले होते हैं, तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और क्राउड, जैसे भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं तो कलेक्टिव नाउन ये भी हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर है तो वो भीड़ नहीं कहलाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके यूजेस को लेकर के एक कन्फ्यूज़न होता है कि जब भी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ भी करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ भी करते हैं। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी होंगी। जैसे कि कलेक्टिव नाउन जब एक पूरी यूनिट के रूप में यूज़ हो रहा होगा, यानी जब कलेक्टिव नाउन का कोई भी वर्ड अगर आप लेते हैं और वो एक यूनिट की तरह यूज़ हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने लिया कि द कमेटी, कमेटी में भी कई लोग होते हैं तब कमेटी बनती है, ठीक है। और कमेटी मैंने यहाँ पर लिया, ये एक कलेक्टिव नाउन है। और इसके बाद में देखिए लिखा मैंने इज का यूज़ किया है, और फिर यहाँ लिखा हुआ कि अनएनिमस ऑन दिस इशू, यानी द कमेटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। यानी जो कमेटी है, तो यहाँ पर अनएनिमस को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डिवाइड का सेंस नहीं देता, बल्कि ये एक मत होने का सेंस देता है। यानी यहाँ पर जो कमेटी है वो कलेक्टिवली एक यूनिट की तरह काम करे, सब ने एक ही डिसीजन दिया है इस इशू पर। तो इस वजह से जब एक ही डिसीजन है, वो डिवाइड नहीं हुई है, वो एक ही यूनिट की तरह काम कर रही है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इसके बाद जब देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि जब यही कलेक्टिव नाउन जब डिवाइड हो जाता है, जब अलग अलग मेंबर का सेंस देता है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि यदि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट का सेंस देता है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। यदि कलेक्टिव नाउन डिवाइड का सेंस देता है या अलग अलग मेंबर का सेंस देता है तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और उसके साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिएगा और देखिएगा, क्योंकि कमेटी या कोई भी चीज़ होती है ना, वो मेंबर से ही मिलकर के बनती है, उसमें कोई ना कोई ज़्यादा लोग होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमेटी का एग्जाम्पल लिया था और दोनों एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया कि द कमेटी, यहाँ पर आर का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रही है, यानी जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, 3 मेंबर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑड नंबर में होते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाते हैं, यानी अलग अलग मत हो गए। अब जब अलग अलग हो गए
तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और गाइज याद रखिएगा, मैंने अगर कुछ सोचा है आप लोगों के लिए तो बिल्कुल किसी निस्वार्थ भाव से, सिर्फ आपसे चाहिए क्या कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। और आप वैसे भी मैंने 1-2 वीडियो डाली हैं, आपका प्यार बहुत मिल रहा है और मुझे ये मोटिवेशन का काम कर रहा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, वो भी बिना किसी चार्ज के, है ना, बिना किसी फाइनेंशियल आपके ऊपर लोड डाले हुए। तो कितनी बातें क्लियर हो गई हैं आपको? अगर इतना क्लियर हो गया तो देखिएगा, फिर आते मटेरियल नाउन पे। और मैंने पहले ही बताया कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मटेरियल क्या होता है? तो जो कोई चीज़ है जिससे कोई चीज़ और बनाई जा सकती है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से आप रिंग बना सकते हैं, गले का नेकलेस बना सकते हैं, बैंगल्स बना सकते हैं, है ना। कॉफ़ी है, वुड है, मिल्क है, वाटर है, इनसे आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मटेरियल है, ये सारी अनकाउंटेबल है। और ये बात याद रखनी कि जब ये अनकाउंटेबल हो जाती हैं तो इनके कुछ नियम शर्तें लागू होने लग जाती हैं। और वो क्या होती हैं, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी। यदि ये अनकाउंटेबल है तो आपको फिर ए और एन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ए एन का यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। खैर मैं अभी आपको और बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, अभी सिर्फ टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? तो वो जो जिनको हम फील करते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, और इंसानियत को हम फील कर सकते हैं लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, है ना। इंसानियत का कोई चेहरा अलग है कि मैं, आप कोई अच्छा काम करें आपको कोई देख ले, वो एक अलग चीज़ है, बट कोई इंसानियत को देख नहीं सकता है। इस जो फील है इसको फील कर सकता है। प्राइड, घमंड, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, बचपना, है, बड़े हो गए हैं अब। कहते हैं ना कि वो एक गज़ल बहुत अच्छी है कि लौटा दो मेरे बचपन का सावन, है, वो नानी की कहानी, वो बारिश का पानी, बहुत अच्छी गज़ल है, मज़ा आता है। खैर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वो नाउन जो टच नहीं कर सकते, जो देखे नहीं जा सकते, सिर्फ फील किए जा सकते हैं। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अनकाउंटेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? चलिए, जहाँ पर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, या स्पीड ज़्यादा है तो धीमी कर लीजिएगा, अगर धीमी है तो फास्ट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ तो नाउन एंड नंबर की मैं बात करता हूँ कि नाउन और नंबर में नाउन के कितने नंबर होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं, नाउन के सिर्फ 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। यानी कि अगर आप हिंदी में बोलें तो एक वचन होता है और दूसरा होता है बहुवचन होता है। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। जैसे कि ए बॉय, एक लड़के की बात, एक मैन, ए लेडी, हीरो, नाइफ, चीफ, ये सब मैंने लिखा हुआ है। अब इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज हो जाएगा। देखिए प्लूरल बन गया तो अब हम ए का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल का ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। ए मैन है, यहाँ पे मैन हो गया तो आप कभी भी ए मैन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्लूरल में कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है। लेडी का लेडीज़ हो गया है। ये अलग अलग तरीके से बनते हैं। आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा कि वाई होगा तो वाई हटा करके आई ई एस लगा देंगे, ओ होगा लास्ट में तो ई एस लगा देंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन रहते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फ़ोटो का प्लूरल क्या होगा, तो आप ई एस नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, है ना। तो ग्रामर में क्या होता है? एक्चुअली में ग्रामर में हमें एक्सेप्शंस पे भी फोकस करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाइफ में देखिए एफ ई आया तो नाइफ्स हो गया है। ऐसे इसमें सी एच आई ई एफ चीफ लिखा हुआ है तो इसको चीफ्स बहुत लोग कर देते हैं कि सर चीफ्स होगा, गलत है। इसमें सिर्फ एस लगता है, चीफ्स होता है। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जिसमें मुझे बताना था कि जो नंबर के नाउन होते हैं वो 2 होते हैं, और सॉरी नाउन के जो 2 नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई है ना। तो ये आपके लिए एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, और ये आपकी चूंकि वीडियो में है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वो सारे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और मन लगा कर इनको याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में एक न एक पूछ लिया जाएगा, मुझे इतना भरोसा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है केस ऑफ ए नाउन।
जिसको लेकर के आप अक्सर परेशान रहते हैं कि अरे सर केस ऑफ नाउन बता दीजिए। कई बार मुझे कहा जाता है कि सर केस पढ़ा दीजिए। आज मैं आपको केस समझाऊंगा और आपको सारे केस समझ में आ जाएंगे, यानी जो केस का केस है वो सॉल्व होने वाला है। तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि केस होते कौन कौन से। तो पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, ये याद रखना है। एक होता है पजेसिव केस, जिसको बोलते हैं जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, मेनली 3 होते हैं, पहले 5 होते थे, बट प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 3 बचे हैं। इनको शामिल कर दिया गया है इनमें, जैसे कि वोकेटिव केस को इसमें शामिल कर दिया गया है सब्जेक्टिव केस में, और डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में शामिल कर दिया गया है। कैसे, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है केस इन अपोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप, चूंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको चीज़ों को पॉइंट टू द पॉइंट समझना होगा। मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे करके एग्जाम के स्टैंडर्ड लेवल तक आपको लेकर के जाऊंगा, और साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखेंगे केस ऑफ नाउन में सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस। सिंपल सी बात है, जब कोई नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे आप ये बताइए, क्या आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहले तो ये मुझे बताइए। अगर नहीं जानते तो फिर मैं सब्जेक्टिव केस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी समझ लीजिए। एक्चुअली में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ही गेव मी अ पेन, मैंने एग्जाम्पल लिया ही गेव मी अ पेन। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। तो हम कैसे पहचानें सर कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ही गेव ए पेन, उसने मुझे, मतलब उसने पेन दिया, उसने एक पेन दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये इसकी ज़रूरत है। ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दिया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ही गेव मी, तो क्या ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया? इसमें सेंटेंस में मीनिंग क्लियर नहीं आ रही है, इसीलिए ये जो होते हैं वो हो जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और जो वस्तुएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई वस्तु होती है, और इसमें व्हाट का आंसर मिलता है। किसका आंसर मिलता है आपको? व्हाट का आंसर मिल जाता है। यदि आप, जैसे मैं कहता हूँ कि ही गेव अ पेन, तो मैं पूछूंगा ही गेव अ व्हाट, तो ही गेव अ पेन। ठीक है ना, व्हाट का आंसर जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हुम का आंसर, कि मैं कह दूं ही गेव मी ए पेन, तो ही गेव अ पेन हुम, तो हुम मतलब हो गया, हुम मतलब हो गया कि ये पर्सन कोई है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वर्ड का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु की बात हो रही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई इंसान की बात हो रही तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि सब्जेक्टिव केस में यदि कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव केस। जैसे कि आप देखेंगे रोहित लर्न्स अ लेसन, तो यहाँ पर रोहित क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। और एक चीज़ याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहेंगे पर एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ये हमेशा जहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा वहाँ पर वर्ब मिलेगा, जहाँ वर्ब मिलेगा वहाँ पर आपको सब्जेक्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो रोहित लर्न्स ए लेसन, यहाँ पर रोहित क्या है? ये आपका सब्जेक्टिव केस है। और ये क्या है? ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, यहाँ पर ही क्या है? तो ये प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन में भी ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पर ही एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है। और आप जानते हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको,
कि जब भी नाउन जो होते हैं, जो नाउन होते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, है ना। जैसे कि एक, मैंने आपसे क्या कहा, रोहित लर्न्स अ लेसन। अब मैं यहाँ पर कह दूँ, मान लीजिए मैंने कहा अ लेसन इज, फिर मैंने कहा लर्नड बाय, और रोहित मैंने कह दिया। तो देखिए यहाँ पर रोहित क्या है, अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, आप जानते हैं ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तब भी ये रोहित है। और ये सब्जेक्टिव केस है, तब भी ये रोहित है। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं, लेकिन नाउन के एक ही जैसे होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे मुझे बताते जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो मैं बाद में सिर्फ आपके कमेंट देख करके मुझे ये फील होगा कि आपने क्लास को पूरे मनोयोग के साथ अटेंड किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने, देखिए ऑब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने कहा कि राम गेव हिम अ बुक। तो यहाँ पर देखिए ये भी हिम क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर आ बुक क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। क्योंकि राम एक सब्जेक्ट है, गेव एक वर्ब है, और ये वर्ब के क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो एक अलग चीज़ है कि ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है और ये आपका whom का आंसर है। ये बात भी आपको मालूम चल चुकी है, मैंने पहले डिस्कस कर ली है ना। और इसको और तरीके से बना सकते हैं कि राम गेव अ बुक टू हिम। तो देखिए ये प्रेपोजिशन है, बट ये हिम, देखिए यहाँ पर हिम क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ए बुक क्या है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं। याद रहेगा ना इतनी सी बात, दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है। अब लिखा है ही वॉज गिवन अ बुक बाय राम। तो फिर वही वाली बात होगी कि देखिए ये क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब का ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। तो दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। यहाँ पर राम ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर राम सब्जेक्टिव केस है। और मैंने कहा था देखिए नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, चेंज नहीं होता है, और राम देखिए चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ही जो है चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए हिम बन गया, ऑब्जेक्टिव केस में हिम है और सब्जेक्टिव केस में देखिए ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी सी छोटी छोटी सी बातों में आपने सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्विजिटिव के दो केसेस को आपने समझ और सीख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे पजेसिव केस, और पजेसिव जो होता है ना, वो एक्चुअली में ऑनरशिप की बात करते हैं, वो अधिकार की बात करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है ना, ये मेरी है, ये तेरी है, ऐसा आपने किया होगा कभी। चलिए जोक्स अपार्ट। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ मीनाज हस्बैंड, यानी जो वह है वो मीना का हस्बैंड है। तो मीना का हस्बैंड यानी हस्बैंड किसका, मीना का, और इस हस्बैंड पर हक किसका, मीना का हक है। ऑनरशिप किसकी, मीना की, कि मेरा हस्बैंड है ये, ठीक है ना। ऐसे इट इज़ रमन्स कार, और रमन की, देखिए रमन के बारे में मैंने क्या कहा कि रमन कार किसके लिए आई है, रमन की कार किसकी कार है, रमन की कार है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, रमन की कार। तो ये इसकी पजेशन की बात करें, पजेसिव केस बनाते समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, जब मैं आपको कम्पिटेटिव के जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ जब बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको केस समझाना था, मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद आता है डेटिव केस। अब मैंने आपसे पहले कहा कि जो डेटिव केस है उसको शामिल कर दिया गया है, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में शामिल कर दिया गया है। सिंपल सी बात यह कि जो डेटिव केस होता है इसका मतलब होता है संप्रदान कारक। क्या होता है, संप्रदान कारक, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे, ये तो हिंदी वाली बात हो गई, क्योंकि केस को क्या बोलते हैं, केस को कारक बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जब डेटिव केस है तो संप्रदान, यानी मीना ने दिया एक लेटर, किसके लिए दिया, हिम को दिया, हिम को दिया। तो जितने भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये सारे के सारे डेटिव केस होते हैं। कभी आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि यहाँ पर हिम कौन सा केस है, आपको बताइए सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि डेटिव केस है,
या ऑप्शन बी और सी दोनों हैं? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हिम ऑब्जेक्टिव केस भी है और डेटिव केस भी है, तो ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि टोनी थ्रू अ बॉल ऑन हर। टोनी ने एक बॉल फेंकी। तो देखिए ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और देखिए ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये हुम का आंसर है, किसके ऊपर फेंकी भैया, हर के ऊपर फेंकी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फेंका क्या है, ए बॉल फेंका, यानी वर्ड का आंसर है। और जो वर्ड का आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि बिना बॉल अगर ये नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस का मतलब ही समझ नहीं आएगा कि टोनी ने फेंका उस पर, क्या नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये डायरेक्ट इसका होना ज़रूरी है, इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी सी, आगे की नहीं आ गई है कमेंट में ही लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। अब वोकेटिव केस क्या होता है, तो वोकेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। यानी किसी को संबोधन करना हो कि अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बार बार इतने अच्छे मौके नहीं देती है। पता नहीं कितने साल बाद वैकेंसी आए, अच्छा मौका है, जुट जाइए और सिलेक्शन ले लीजिए, ज़िंदगी संवर जाएगी, है ना। तो वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, किसी को एड्रेस कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा राहुल सिट डाउन, राहुल बैठ जाइए, तो राहुल को मैं क्या है, यहाँ पर राहुल क्या हो गया, ये हो जाएगा वोकेटिव केस, क्योंकि यहाँ पर राहुल को मैंने संबोधित किया, एड्रेस किया, ठीक है। मैंने कहा हेल्प मी सुमित, तो यहाँ पर सुमित क्या है, ये सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ। तो इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको, वोकेटिव केस समझ में आ गया। तो मैंने आपको सारे केसेस आपको मैंने बता डाले हैं ना। अब एक केस बचता है, केस इन अपोजिशन का मामला। और केस इन अपोजिशन क्या है, देखिए रिकॉर्डेड वीडियोस है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा, ठीक है। इतने तो ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ड होता है अपोजिशन, जिसका मतलब होता है विपरीत होता है, और एक होता है अपोजिशन जिसमें ए से शुरू होता है और इसका मतलब होता है बगल में बगल में, ठीक है ना, साइड में बैठा हुआ। तो आपको कैसे समझना है, देखिए ये एक तरह का क्या होता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन, यानी ये किसी का विवरण होता है जो कि किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मैंने क्या कहा कि ये एक विवरण होता है जो किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। याद रखिए, जैसे मैंने कहा अमित द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज़ बीन रिवॉर्डेड, तो ये अमित है और अमित के बारे में ये जानकारी दी गई है कि वो हमारी टीम का कैप्टन है। ये क्या हो गया, ये केस इन अपोजिशन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया केस इन अपोजिशन। जैसे कि रीता माई क्लासमेट वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये रीता होगी, रीता के बारे में ये लिखा हुआ कि वो मेरी क्लासमेट है, और वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये केस इन अपोजिशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बगल में बैठा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन है, इसकी वजह से ये हो जाएगा केस इन अपोजिशन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम, ठीक है, हु इज अ जेंटल मैन, तो अब ये कोई यहाँ पर कोई अपोजिशन का मामला नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई अपोजिशन का मामला नहीं है। याद रखिएगा अपोजिशन वो होता है जो सब्जेक्ट के बगल में हो, और आप देखेंगे कि अपोजिशन जो रहता है वो कॉमा के अंदर बैठा रहता है, और ये पंक्चुएशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंक्चुएशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कितना तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा तो फिर मज़ा आ रहा होगा कि अरे वाह इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, है ना। कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, है ना। इतनी सी मेरी बस आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप पढ़िए।
अगर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस की लिंक आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं जेंडर की। मैं बात करूं तो जेंडर भी कितने तरीके के होते हैं? 3 तरह के जेंडर होते हैं भाई साहब, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन मतलब कि जो मैन को डिनोट करता है, चाहे वो मतलब जानवर में हो या इंसानों में हो। मैन मतलब कि जो पुरुष की बात करता है। ठीक है, जैसे कि बैल क्या पुरुष है ना, क्योंकि गाय क्या है, वो तो लेडी हो गई है ना। और मैन क्या हो गया, ये पुरुष हो गया, और इसका हो गया वोमेन हो गया। और फेमिनिन क्या होती है? आप जानते हैं कि फेमिनिन मतलब जो स्त्रीलिंग यानी जो स्त्रियों की बात करता है। और न्यूट्रल वो होते हैं जो किसी की बात नहीं करता है, यानी नो मैस्कुलिन और नो फेमिनिन। जो फेमिनिन और मैस्कुलिन के अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो होती हैं न्यूट्रल होती हैं। एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया कि चाइल्ड क्या है, बताइए। चाइल्ड मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूट्रल है, या कुछ भी नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो याद रखिए, चाइल्ड जो है ना, इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप चाइल्ड के लिए ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। तो वो ही भी मान सकता है, शी भी मान सकता है। ये एक जेंडर डिफरेंसेस है, इसलिए इसको कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। हाँ, इसी वजह से इसको आप कभी भी न्यूट्रल में मत रख दीजिएगा, याद रखिएगा। उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज़ किया गया वो डिसाइड करेगा कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। और न्यूट्रल में जिसमें कोई जान नहीं होती, टेबल, ग्लास, बुक एट्सेट्रा, ये सारे के सारी जो होती है वो न्यूट्रल होती हैं। अब सवाल आता है कि कभी कभी सर नदियाँ जो होती हैं वो क्या हैं? तो नदियों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो फेमिनिन होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं दामोदर नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब क्या है? मैस्कुलिन है। और अगर मैं कह दूं गंगा नदी, मैं कह दूं यमुना, सरस्वती, ये सब क्या, ये फेमिनिन है। और दामोदर, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ क्या है? ये सब मैस्कुलिन है ना। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित ज़रूर होंगी, मुझे इतना पता है। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरी चीज़ ये कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में मैंने कुछ आपको दे रखे हैं, वो आपको याद करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही आपके लिए लिए हैं। और आप अगर इनको सीरियसली पढ़ लेंगे तो क्या पता इन्हीं में से एक आपके एग्ज़ाम बुक में होगा, आपके नोट बुक में होगा, और आप और खुश हो रहे होंगे कि मेरा एक नंबर सर की वजह से सही हो गया। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना है, मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूँ, बट मैंने आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है कि इतने आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस इतनी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इतना फिर भी ठीक है। तो मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आपने अंत तक देखा है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे लिए तो यही मेरी फ़ीस है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। और बिना गुरु दक्षिणा के आप जानते हैं कि मज़ा नहीं आ सकता है ना। गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी है। जब आप रामायण देखेंगे तो वहाँ पर केवट को भी गुरु दक्षिणा दी थी, किसने? श्री राम जी ने, क्योंकि केवट ने उनकी मदद की थी। तो ये गुरु दक्षिणा की जो परंपरा है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसा ही हो, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए गुरु दक्षिणा से कम नहीं होता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की अच्छी भलाई के लिए। तो कैसे लगी वीडियो बताना मत भूलिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, नमस्कार।